आज हमारे सामने 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है, जिसका मकसद भारतीय कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज में जो मेहनत की गई है वो साफ दिखती है। नियमों के पीछे की सोच, उनका सामाजिक राजनीतिक असर, इन सब पर एक मजबूत पकड़ बनाई गई है। हाँ, वो तो है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ एक अच्छे विश्लेषण से उठाकर एक यादगार और प्रभावशाली दस्तावेज बना सकते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल बना सकते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? पहली नज़र में आपको सबसे बड़ा मौका कहाँ नजर आता है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चुनौती है, या कहूं कि अवसर है, वो इसकी दोहरी शख्सियत में छिपा है। दोहरी शख्सियत, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब, एक तरफ तो इसमें बहुत ही गहरी एकेडमिक पड़ताल है, नियमों की बारीकियों में जाया गया है। हाँ, वो तो साफ है। और दूसरी तरफ इसमें न्यूज़ रिपोर्ट्स का वो कच्चापन, वो ज़मीनी हकीकत भी है। पर दिक्कत ये है कि ये दोनों दुनियाएं ये आपस में बात नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरह का बिखराव है, एक कनेक्शन नहीं बन पा रहा है? बिल्कुल, एक पुल है जो गायब है। इससे पढ़ने वाले के लिए बहाव टूट जाता है। कभी वो एक एकेडमिक पेपर पढ़ रहा होता है और अगले ही पल एक न्यूज़ क्लिपिंग। मैं समझ रही हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि लेखक को एकेडमिक हिस्से को थोड़ा कम कर देना चाहिए? शायद कहानियों पर ज्यादा ध्यान दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एकेडमिक गहराई ही तो इस विश्लेषण की रीढ़ है। उसे हटाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों को जोड़ने की जरूरत है। जोड़ने की? हाँ, इन दोनों धागों को एक साथ बुनना होगा, ताकि एक मजबूत, एकीकृत कहानी बन सके। अभी जो हो रहा है वो ये है कि एकेडमिक विश्लेषण थोड़ा सूखा लगता है, सैद्धांतिक लगता है, और न्यूज़ रिपोर्ट्स वो बिना किसी गहरे संदर्भ के बस घटनाओं का जिक्र बन के रह जाती हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़। ठीक है, ठीक है। दुनिया का काम असल में कैसे किया जा सकता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे अच्छा तरीका है कि हम सिद्धांत को तुरंत जमीनी हकीकत से जोड़ दें। जैसे दस्तावेज में रेगुलेशन 3C का जिक्र है। हाँ, जो भेदभाव की परिभाषा से जुड़ा है। सही। अब इसकी अकादमिक व्याख्या करने के ठीक बाद विनीत जिंदल की सुप्रीम कोर्ट याचिका का तर्क सामने रखिए। अच्छा। बताइए कि कैसे जिंदल ने तर्क दिया कि यह नियम संरक्षण का पदानुक्रम बनाता है, जहां कुछ जातियों को दूसरों से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। अचानक एक अमूर्त नियम एक जीती जागती कानूनी लड़ाई बन जाता है ना? हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। इससे पाठक तुरंत जुड़ जाएगा, उसे नियम भी समझ आएगा और उस पर हो रही बहस भी। बिल्कुल। और यही तरीका उन नए तंत्रों के लिए भी काम करेगा, जैसे इक्विटी स्क्वाड। हाँ, इक्विटी स्क्वाड वाला हिस्सा तो काफी विवादास्पद भी है ना? तो जब आप इक्विटी स्क्वाड जैसे एक नए विचार पर चर्चा कर रहे हों, तो उसे सिर्फ एक नियम के तौर पर मत बताइए। उसे तुरंत उन छात्रों के डर से जोड़िए जिनकी कहानियां न्यूज में आई हैं। मतलब सामान्य श्रेणी के छात्रों का डर। हाँ, उनका ये डर कि उन्हें डिफॉल्ट संदिग्ध मान लिया जाएगा, कि हर बातचीत पर शक किया जाएगा। जब आप अकादमिक विचार को इस मानवीय डर के साथ रखते हैं, तो आप पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे, आप उसे उस तनाव को महसूस करने पर मजबूर कर रहे हैं जो कैंपस में पैदा हो सकता है। बिल्कुल। सिद्धांत और जमीनी हकीकत एक साथ आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि संस्थागत जवाबदेही वाला जो बिंदु है, जहां कुलपतियों को सीधे जिम्मेदार ठहराने की बात है, उसे भी हम इसी तरह और मजबूत कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस अकादमिक बिंदु को बरेली के एक मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की कहानी के साथ रखिए। अच्छा, वो मामला। हाँ, जब उन्होंने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि नए नियमों के तहत उन पर बहुत ज्यादा दबाव होगा, तो ये साफ हो गया कि ये जवाबदेही सिर्फ कागज पर नहीं है। इसका असर प्रशासनिक स्तर पर भी हो रहा है और वहां से प्रतिरोध भी आ रहा है। एकदम सही। इन कहानियों को बुनने से ये विश्लेषण सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं रह जाएगा, बल्कि ये समाज पर पड़ने वाले उनके असर की एक जिंदा तस्वीर बन जाएगा। और ये इस्तीफा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरे तनाव की ओर भी इशारा करता है ना? ऐसा लगता है कि बहस सिर्फ आरक्षित बनाम अनारक्षित की नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है। बिल्कुल। और यही हमें दूसरे बड़े अवसर पर लाता है। ये विश्लेषण अभी मुख्य रूप से पहचान की राजनीति के चश्मे से लिखा गया है, यानी SC ST OBC बनाम सामान्य श्रेणी। हाँ, ज्यादातर बहस तो इसी पर केंद्रित है। और ये लड़ाई बेशक केंद्रीय है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम एक ज्यादा गहरे, ज्यादा मौलिक संघर्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। निगरानी प्रणाली बनाते हैं, जैसे इक्विटी स्क्वाड, लगातार मॉनिटरिंग। हाँ, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने की कोशिश है। बिल्कुल।
और दूसरी तरफ एक एकेडमिक माहौल की आत्मा होती है, खुली बहस, विचारों का मुक्त प्रवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या ये दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक को बचाने की कोशिश में हम दूसरे को खत्म कर रहे हैं? हाँ, और ये विश्लेषण इस तनाव को छूता तो है, पर इसकी गहराई में नहीं उतरता। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ज्यादातर बहसें पहचान के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती हैं। इसे गवर्नेंस के नजरिए से देखना इसे एक बिल्कुल नया आयाम देता है। सही बात है। तो हम इस लेंस को विश्लेषण में कैसे शामिल कर सकते हैं? मेरा सुझाव है कि बहस को कौन सुरक्षित है से हटाकर सुरक्षा कैसे लागू की जा रही है पर लाया जाए। एक नया अध्याय या खंड जोड़ें जो सीधे सीधे सुरक्षात्मक निगरानी बनाम अकादमिक स्वतंत्रता के तनाव पर केंद्रित हो। अच्छा। सवाल पूछें, क्या इक्विटी स्क्वाड जैसा तंत्र अनजाने में एक संदेह की संस्कृति को जन्म देता है, जहां छात्र और शिक्षक खुलकर बात करने से डरने लगें? ये सवाल बहस को जाति की राजनीति से उठाकर कैंपस के शासन के दर्शन तक ले जाता है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ आप छात्रों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसा माहौल भी नहीं बना सकते जहां हर कोई हर वक्त डरा हुआ महसूस करे। ये संतुलन, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, ये संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है झूठी शिकायतों के लिए दंड हटाने का फैसला। दस्तावेज में इसका जिक्र है और इसे पीड़ितों को प्रोत्साहित करने वाले कदम के तौर पर देखा गया है, जो सही भी है। हाँ, ताकि लोग शिकायत करने से डरे नहीं। हाँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? क्या इससे अकादमिक करियर पर कोई असर पड़ेगा? क्या संस्थानों के पास दुर्भावनापूर्ण आरोपों से निपटने के लिए कोई और रास्ता बचा है? इन सवालों पर दस्तावेज चुप है। इस पर चर्चा करना विश्लेषण को और संतुलित और विश्वसनीय बनाएगा। और रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों का जिक्र भी है। मुझे लगता है इस नए लेंस से हम उन्हें भी एक अलग तरह से देख सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। अभी उन त्रासदियों का इस्तेमाल सिर्फ ये बताने के लिए किया गया है कि इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। ये एक तरह से शुरुआती बिंदु है। ठीक है। लेकिन हमें एक कदम आगे बढ़कर पूछना चाहिए, क्या ये नया विस्तृत ढांचा वाकई रोहित या पायल जैसी त्रासदियों को रोक सकता था? क्या समस्या सिर्फ नियमों की कमी थी, या ये संस्थानों के अंदर की एक गहरी संस्कृति का मुद्दा है? एक ऐसा मुद्दा जिसे केवल नियम नहीं बदल सकते। हाँ, ये सवाल पाठक को आसान जवाबों से आगे सोचने पर मजबूर करता है। ये विश्लेषण को एक सतही कानूनी दस्तावेज से उठाकर एक गहरा सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिंतन का रूप देता है। और यही गहरी सांस्कृतिक समस्या हमें एक बहुत ही जमीनी सवाल पर लाती है। मान लीजिए हमने ये सारे नियम बना भी लिए और अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन भी साध लिया, पर क्या हमारे संस्थान इन्हें लागू करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। और यही इस विश्लेषण का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण छूटा हुआ हिस्सा है। ये दस्तावेज क्या करना है और क्यों करना है, इस पर बहुत शानदार काम करता है, लेकिन कैसे होगा इस पर लगभग खामोश है। अच्छा। इसमें नई नई संरचनाओं का जिक्र है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इक्विटी कमिटी, 24/7 हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वाड, लोकपाल, ये पूरी एक नई मशीनरी है। लेकिन इस मशीनरी को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, मतलब पैसा, प्रशिक्षित लोग, समय। हाँ, उसकी कोई बात ही नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी। एक छोटे शहर के कॉलेज में जहाँ पहले से ही संसाधनों की कमी है, वहाँ एक 24/7 हेल्पलाइन कैसे काम करेगी? इसके लिए तो लोग चाहिए, रात की शिफ्ट के लिए अलग से स्टाफ चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी। ये सब कहाँ से आएगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। कागज पर बना नियम और जमीन पर चलती हुई व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क होता है। दस्तावेज में क्लस्टरिंग जैसे एक विचार का जिक्र है। हाँ, कि छोटे कॉलेज मिलकर संसाधन साझा कर सकते हैं। हाँ, पर यह सिर्फ एक लाइन में कह दिया गया है। क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या 5 अलग-अलग कॉलेजों के छात्र एक ही हेल्पलाइन पर भरोसा करेंगे? इसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगे? इस पर कोई विश्लेषण नहीं है। और इसमें संवेदीकरण या सेंसिटाइजेशन की भी बात है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? कौन कराएगा ये? क्या इसके लिए कोई तय मॉड्यूल है? सही सवाल है। क्या हमारे पास इतने प्रशिक्षित लोग हैं जो लाखों छात्रों और हजारों शिक्षकों को सही मायने में संवेदनशील बना सकें, या ये सिर्फ एक खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा? एक और चेकबॉक्स जिसे टिक करना है। बिल्कुल। संवेदीकरण एक ऐसा शब्द है जिसे आसानी से लिख दिया जाता है, लेकिन जमीन पर उतारना बेहद मुश्किल है। इस पर एक पूरा खंड होना चाहिए जो इन व्यावहारिक चुनौतियों की पड़ताल करे। और एक आखिरी बात,
जो इसी से जुड़ी है वो है नौकरशाही का बोझ। मतलब इतनी सारी कमेटियां, हर 6 महीने में रिपोर्ट, फिर सालाना रिपोर्ट। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि संस्थान का सारा ध्यान असल बदलाव लाने के बजाय सिर्फ ये कागजी कार्रवाई पूरी करने में लग जाए? और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्या ये सुधार का एक जरिया बनेगा या बस एक और कंप्लायंस की कवायद? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर हम एक समर्पित खंड जोड़ें जो इन कार्यान्वयन की चुनौतियों, संसाधन, क्षमता और नौकरशाही का बोझ पर ध्यान केंद्रित करे, तो ये विश्लेषण सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि नीति निर्माताओं के लिए एक व्यवहारिक रोडमैप जैसा बन जाएगा। हाँ, ये दिखाएगा कि लेखक ने न केवल समस्या को समझा है, बल्कि उसके समाधान की व्यवहारिक मुश्किलों को भी समझा है। तो कुल मिलाकर इस बेहतरीन विश्लेषण को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए हमारे पास 3 ठोस रास्ते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहला, अकादमिक गहराई और जमीनी पत्रकारिता की कहानियों को अलग-अलग रखने के बजाय उन्हें एक साथ बुनकर एक शक्तिशाली और एकीकृत कहानी बनाएं। ठीक है, कहानी को एक करना। दूसरा, इस बहस को सिर्फ आरक्षित बनाम अनारक्षित की पहचान की राजनीति तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे शासन, निगरानी और अकादमिक स्वतंत्रता के बीच के गहरे तनाव के रूप में देखें। बहस को एक नया आयाम देना। और तीसरा, इन शानदार नियमों को जमीन पर उतारने की व्यावहारिक और वित्तीय चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें।